नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नोटियालजी में, जहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री टॉपिक वाइज एनिसेंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और इसी में हमने लास्ट टाइम कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे कैसे इमर्ज हुई, कैसे वो फली फूली, और कैसे उसमें सारे लोग कैसे काम करते थे, कैसे उस टाइम का समाज था, और कैसे आखिरकार अंततः उस सिविलाइजेशन का कैसे अंततः डिक्लाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी। तो इस वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति एवं आर्यों का आगमन। जैसा कि हमने लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले सेक्शन में पढ़ा था कि उस टाइम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होने के बाद यहाँ पे इसका डिक्लाइन जब हुआ तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कारण दिए गए। उनमें से एक कारण था आर्यों का आगमन। अब ये आर्य कौन थे और कैसे ये यहाँ पर आए, और कैसे इन्होंने वैदिक संस्कृति, एक जो कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में था जहाँ पे सिटीज़ बस बस रखी थी, वहाँ पे आर्यों ने कैसे फिर से एक वैदिक संस्कृति, एक ग्रामीण सभ्यता की नींव रखी, और कैसे ग्रामीण सभ्यता को फला बढ़ाया, आगे आगे बढ़ाया। तो इसी वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक ऋग्वैदिक टाइम, और सेकंड है उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक लेटर ऋग्वैदिक सेकेंडरी लेटर ऋग्वैदिक। तो इसी में हम फर्स्ट पार्ट जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसको पढ़ेंगे, और एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे कि इस आखिरकार उस टाइम हुआ क्या था, कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर आर्याज आए, और इन्होंने कैसे यहाँ पे काम किया, और कैसे वेद लिखे गए, और क्या उन वेदों में था। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद नोटियालजी, और इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने पर आर्यों का आगमन एवं वैदिक संस्कृति। जब देखा जाए आर्यों का आगमन एवं वैदिक संस्कृति, सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। तो सिंधु घाटी जब डिक्लाइन हुई, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन अभी बताया था कि इसमें जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो आर्य बाहर से आए थे, अभी कहाँ से आए ये हम आप आगे आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास एक प्रकार से इसी जाति, आर्य जाति का इतिहास है। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। तो आर्य शब्द जो है एक पर्टिकुलर एक जाति, जो एक पूरी एक कबीला जो आया था, एक क्लैन आया था बाहर से, यहाँ पे माइग्रेट होके आया था, और उसके बाद पूरे ऑल ओवर द इंडिया में माइग्रेट हुआ है। तो उससे एक जाति विशेष को माना जाता है। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। तो अगर कहा जाए कि अभी भारतीय सभ्यता जो और संस्कृति जो है, प्रॉपर जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, वो मिक्सचर है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का और आर्याज का। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, वो आज हम जो इंडियन कल्चर देख रहे हैं वो इन दोनों की कल्चर से बना हुआ है। तो इसे ही मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ तो उनके साथ ही जो इनका मर्ज हुआ, इन्होंने फैमिली रिलेशन बनाया आगे, और वही आगे बढ़ते बढ़ते ऑल ओवर द इंडिया में, पूरी इंडिया में स्प्रेड होता गया। और आज की इंडियन सभ्यता और संस्कृति जो है, जो हम देखते हैं, वो ये पूरी इन्हीं की देन है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है। अगर देखा जाए कि आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता है। तो आपने काफ़ी समय सुना होगा, जब आपने रामायण या महाभारत में देखा होगा, तो वहाँ पे काफ़ी समय वहाँ पे कहा जाता है हे आर्य पुत्र, जिसका मतलब होता है कि उत्तम या श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, जो हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर जो लिपि थी, वहाँ पे जो लिपि आ रही थी, वहाँ पे जो भाषा आ रही, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि आ रही थी, तो हमने देखा था कि उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। लेकिन जब आर्यज का इंडिया में आगमन हुआ, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज थी।
उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं था। अगर देखा जाए तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति सुनने वाला साहित्य कहा गया है। तो अगर देखा जाए तो ये अपना अपने नॉलेज को प्रॉपर, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, प्रॉपर लिपि नहीं जानते थे और उतना लिखना भी नहीं जानते प्रॉपर, लेकिन जिस भाषा में बात करते थे वो संस्कृत थी। और ये अपने जो नॉलेज होता था, नॉलेज ट्रांसफ़र, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना कर समझाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को सुनने वाला साहित्य कहा गया। क्योंकि ये एक पीढ़ी से, अगर किसी के दादा है, दादा से उसके फादर को सुनाया गया, फादर से उसके सन को सुनाया गया। तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र एक दूसरे को सुनाकर होता था। नेक्स्ट, अगर देखा जाए आर्यों के मूल स्थान की बात की जाए, अगर आर्यों के मूल स्थान की बात की जाए कि ये लोग आए कहाँ से थे, तो इसके बारे में अलग अलग मत हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो इनके अनुसार जो आर्यास थे वो आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल से, अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल से आए थे। उनके अनुसार ये नॉर्थ पोल से, अगर ये अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल से आए थे इनके अनुसार। और विलियम जोन्स के अनुसार देखा जाए तो ये यूरोप से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार देखा जाए तो ये मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार देखा जाए तो ये तिब्बत से आए थे। बैंडस्टीन के अनुसार देखा जाए तो साउथ रशिया से आए थे। पी गाइल्स के अनुसार देखा जाए तो ये हंगरी, यूरोप से आए थे। नेहलिंग और गार्डन चाइल्ड के अनुसार देखा जाए तो साउथ रशिया से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद के अनुसार देखा तो सब सैंधव क्षेत्र से आए थे। सब सैंधव क्षेत्र कहते हैं ये बलूचिस्तान से लेकर यमुना तक के पार्ट को, उसके बीच वाला जो पार्ट है उसी के बीच को सब सैंधव क्षेत्र का, जहाँ पे सिंधु नदी और 7 नदियाँ, अदर नदियाँ बहती हैं, उसे सब सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। तो सब सैंधव क्षेत्र भी आप याद रखिए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आल्प्स पर्वत यूरोप के आसपास, स्विट्जरलैंड के आसपास, इटली के आसपास, वहाँ से यूरेशिया के निकट से आए थे। पंडित गंगानंद नाथ झा ने कहा कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे। डी एस त्रिवेदी ने कहा कि ये देविका मुल्तान से आए थे। एल डी कल ने कहा कि कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश से। रोड्स के अनुसार ये बैक्टीरिया से आए थे। पेंका और हेड के अनुसार जर्मनी से आए थे। और मेयर, कोल गार्डन और के अनुसार पामीर के पठार से आए थे। लेकिन इनमें से सबसे अधिक जो मत आज माना जाता है वो मैक्स मूलर का मत है, जिनके अनुसार जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान एशिया में बैक्ट्रिया, आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया। तो अगर इसे देखा जाए, आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को देखा जाए तो ये स्विट्जरलैंड और इटली, इसके आसपास मध्य एशिया के आसपास जो मिडिल एशिया है उसके आसपास से कहीं से आर्याज का इंडिया में आना हुआ था। और आप देख सकते हैं कि आर्य कैसी जाति थी। ये देख सकते हैं वॉरियर्स थे, ये प्रॉपर वेपन्स यूज़ करते थे और इनका इन्वेंट यहाँ पे। तो जब यहाँ पर आर्याज आए इंडिया में, जब आर्यों का आगमन हुआ, इंडिया में जब आर्यों का आगमन हुआ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक वॉरियर ट्राइब थी जो यहाँ पर आकर बसी। और इन्होंने ही यहाँ पर, अगर कुछ एक इनके अनुसार अगर मत देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चल रही थी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन चल रही थी उस पर इन्वेट किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया ऑल ओवर द इंडिया में। क्योंकि उस टाइम तक तो जो इंडिया का अगर मैप देखा जाए उस टाइम तक तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पाकिस्तान के कुछ पार्ट तक ही डेवलप थी, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट तक, जहाँ पे पंजाब आता है, गुजरात आता है और हरियाणा और यूपी तक ही सीमित थी। लेकिन जब इन्होंने इन पे अटैक किया तो ये ऑल ओवर द इंडिया में स्प्रेड हो गए। कुछ उन्होंने इनके साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए जिससे ये डेवलप होते गए। तो ये आर्याज है और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका आने का जो स्थान माना जाता है वो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया को माना जाता है, अगर देखा जाए। और इन्हीं आर्यों ने सबसे पहले वैदिक संस्कृति की नींव रखी, जो वेदों की संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति यानी ये कैसे थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? एक ग्रामीण, अगर देखा जाए तो कैसे थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी, गांव से बनी हुई संस्कृति थी। तो भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो बीसी है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक के कालखंड, उस टाइम पीरियड को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल, जहाँ पे ऐसे कुछ कुछ से वेद लिखे गए, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो उस टाइम तक तो कोई लिपि डेवलप नहीं हुई थी। प्रॉपर ऋग्वैदिक काल में कोई लिपि डेवलप नहीं हुई थी। ये वेद जो हैं ये लिखे बाद में गए एक श्रुति के अनुसार, क्योंकि इन्हें सुना गया था, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र, जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा था नॉलेज। और बाद बाद में इनको जब लिपि का डेवलप हुआ, जब लिखना स्टार्ट हुआ, तब इनको लिखा गया। तो ये दो भागों में बांटा गया है वैदिक संस्कृति को। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। जो पहला हमारा ऋग्वैदिक काल आता है, तो ये स्टार्ट होता है, ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस में आ जाता है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिंधु सभ्यता जो थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे सिटीज़ बसी हुई थी, सिटी डेवलप हुई थी। और वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, यहाँ पर लोग गाँव बनाकर रहने लग गए थे। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आती है, ये पितृसत्तात्मक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वैदिक समाज का जो आधार था, ये परिवार से परिवार बनने लग गया था और प्रॉपर फैमिली में रहने लग गए थे लोग। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे जो फैमिली थी, यहाँ पर पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे जो परिवार का मुखिया होता था, ये फादर हुआ करता था। जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुखिया होते थे वो मातृसत्तात्मक था। वहाँ माता क्या करती थी, माता ही कंट्रोल करती थी पूरे समाज को, पूरे परिवार को, और वही वहाँ की लीडर होती थी। लेकिन यहाँ पर आते आते ऋग्वैदिक टाइम पर आते आते ये जो है ये पितृसत्तात्मक हो गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आर्यों के आर्थिक जीवन के मूलभूत व्यवसाय कृषि और पशुपालन थे। आर्य जो थे ये मूलतः जो इनके बिजनेस थे, जिन पे डिपेंड रहते थे, ये एग्रीकल्चर और पशुपालन थे। पशुपालन को देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर करते थे और पशुओं को पालते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। अगर देखा जाए तो कृषि योग्य जो भूमि होती, जहाँ पे ये कल्टीवेशन करते थे, उसे उर्वरा कहते थे। खेतों को उर्वरा कहते थे या क्षेत्र कहा जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रिटर्न हैं, जो रिटर्न श्लोका लिखे गए हैं, ऋचाएँ लिखी गई हैं, उनको एक संकलन किया है उनका, और उन्हें वेद कहा गया है। उन्हें वेद कहा गया है। वेद से तात्पर्य वेद विद धातु से बना हुआ है। विद धातु से बना, इसका अर्थ है यह सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। जो वेद हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कुछ सूक्त लिखे गए हैं, कुछ देवताओं की पूजा की गई है, उनके लिए स्पेशल मंत्र लिखे गए हैं, जिन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। ऋचाएँ कहा जाता है। इनमें स्तुतियाँ की गई हैं, मंत्र तंत्र, जो मंत्र तंत्र सारे जितनी सारी आज आज हम देखते हैं, और यज्ञ संबंधी जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और हवन संबंधी या कुछ विशेष कार्य संबंधी सारे उस प्रकार के चीज़ें लिखी गई। और एक प्रकार से एक लाइफस्टाइल लिखी गई है वेदों में कि आपको कैसा जीवन यापन करना है, वो लिखी गई है। तो इनकी संख्या 4 है। जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अगर देखा जाए ऋग्वेद, तो यहाँ पे वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। अगर यजुर्वेद देखा जाए तो यज्ञ के संपादन की विधि है कि यज्ञ कैसे होना चाहिए। और सामवेद में छंदों के गायन की विधि, एक ऐसा सामवेद ही एक ऐसा वेद जो पूरी तरह गाया जा सकता है। ये पूरा जो कहें एक पद्य रूप में है, जिसे पूरा गा सकते हैं, गाने वाला वेद है। अथर्ववेद की बात की जाए तो संस्कार एवं कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसमें जो संस्कार आते हैं, जैसे 16 संस्कार आते हैं, और कर्मकांड पूजा पाठ का वर्णन किया गया है, जिसमें जादू टोना भी है। जादू टोना, भूत प्रेत विधि, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में है। इन सब के वेदों का संकलन करता महर्षि श्री कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी हैं। तो इनके जो संकलन करता है, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है पूरा नॉलेज, क्योंकि उस टाइम तक अगर देखा जाए तो जो नॉलेज था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र जो हो रहा था, वो केवल वर्बली हो रहा था, केवल सुनाया जाता था उन्हें, तो वर्बली ट्रांसफ़र हो रहा था। और बाद में इन्हें जब रिटर्न किया गया, लिखा गया, इनका संकलन किया गया सबको जोड़कर, तो इसका संकलन करता थे, जो इनको जोड़ने वाले थे वो थे महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी। वेदों को संहिता भी कहा जाता है, तथा वेदों का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति मतलब सुना गया, क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व ये गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए जाते थे, तो इनका एक नाम श्रुति भी है। क्योंकि इन्हें सुनाया जाता था पहले, गुरु से शिष्य में, फिर
शिष्य फिर अपने गुरु अपने शिष्य में सुनाता था। तो नॉलेज ट्रांसफ़र की जो ये विधियाँ थी, ये नॉलेज ट्रांसफ़र की विधियाँ थी। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य के स्रोत। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आता है, वैदिक साहित्य के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर देखा जाए ऋग्वैदिक साहित्य के और उत्तर वैदिक साहित्य के, अगर ऋग्वैदिक लिटरेचर देखा जाए तो ऋग्वैदिक लिटरेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, और उत्तर वैदिक लेटर वैदिक जो लिटरेचर है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो ऋग्वैदिक साहित्य की देखा, श्रुति दैवीय उत्पत्ति, श्रुति यानी सुना गया है जिन्हें, तो उसको दो भागों में बांटा। एक तो पहला हो गया वेद, पहला वेद है, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वेदों को चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद में स्तुतियाँ लिखी गई हैं। स्तुतियाँ मीन्स जो वहाँ के देव, जो उस टाइम देवता पूजे जाते थे, उनकी स्तुतियाँ, उनकी पूजा अर्चना लिखी गई हैं, जिसमें 1017 स्रोत हैं। 1017 इसमें स्रोत हैं। स्रोत मीन्स इसमें इतनी ऋचाएँ या इतनी ऋचाएँ लिखी गई हैं, इसके सोर्सेज इतने हैं। और इसमें 10 मंडल हैं। और इसका जो पूजा करते थे, जो प्रॉपर इसके जो पूजा करते थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। जो इसको पढ़ते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। बात की जाए सामवेद की, तो सामवेद एक गायन वाला वेद था, जहाँ पे ये पूरा गाने के रूप में था। इसमें 1549 1549 स्रोत थे, और ये गोय रचना थी। और इसको पढ़ने वाले उद्गात्री कहलाते थे, उद्गात्री। तो जो सामवेद को पढ़ते थे उन्हें उद्गात्री कहते थे। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें सूत्र लिखे गए, इसे दो भागों में बांटा गया है। और यह एक प्राचीन गद्य इसे दोनों भागों में, दोनों पार्ट में लिखा गया है। इसे गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। इसे आप गा भी सकते हैं, और ये ऐसे के टाइप में भी लिखा गया है, जैसे ऐसे निबंध लिखते हैं वैसा लिखा गया है। साथ साथ में ऐसा लिखा गया है जैसे गायन रूप में लिखा गया। अब बात की जाए अथर्ववेद की, तो इसमें जादू टोना के बारे में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं। इसमें औषधि के बारे में लिखा गया है, यानी मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। और इसे पढ़ने वालों को अनार्य या ब्रह्म कहा जाता था। अब बात कीजिए ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले ब्राह्मण कर्म कांडवाद के 7 ग्रंथ आते हैं, और आरण्यक आते हैं जिन्हें रहस्यवाद कहते हैं, और इसमें उपनिषद आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो 7 आता है, इसमें जो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जिनसे हम वेदों को समझ सकते हैं। दूसरी बात, आरण्यक क्या है, आरण्यक उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष स्थान, किसी जंगल में जाकर पढ़े जाते थे, शांत जगह पर पढ़े जाते थे, उन्हें आरण्य कहा जाता। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर जो नॉलेज पढ़ा जाता था, उन्हें उपनिषद कहा जाता था। तो ये कुल मिला के ये इसमें 12 उपनिषद इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य की, जो लेटर वैदिक जो लिटरेचर है, लेटर वैदिक जो 1000 से 600 BC तक जो डेवलप हुआ। तो इसमें क्या था, इसमें स्मृतियाँ थी, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, ऐसी काफ़ी स्मृतियाँ थी। तो इसी को दो भागों में बांटा गया, जिसमें वेदांग आते हैं जो 6 वेदांग हैं, और उपवेद आते हैं। वैसे उपवेद जो हैं वो वेदों के उपवेद हैं, इनको देखा जाए तो। जैसे आयुर्वेद, ये औषधि वेद है, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। शिल्प वेद है, इसमें मूर्ति शिल्प कहा जाता है। गंधर्व वेद है, संगीत कहा जाता है। और धनुर्वेद है, इसमें योद्धा, यानी इसमें बैटल्स के बारे में समझाया गया कि बैटल्स कैसे करनी है। अब वेदांग की बात की जाए तो 6 वेदांग हैं। वेदों के जो अंग हैं, वेदों को ऑपरेट करने के लिए, उन्हें समझने के लिए जो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वो 6 हैं, 6 हैं। शिक्षा पहला हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन वेदों को समझने के लिए जिन्हें चीज़ों की सबसे ज़रूरत है वो है ये वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं, और इन्हीं से इनको समझा जा सकता है। जिन्हें वेदों की आंखें, कान, नाक, आंख, सारी चीज़ें कहा जाता है, ये वेदांग ही ये है। और इसके अलावा वेदों में, शिक्षा में, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है शिक्षा में, जो इनकी उस टाइम की एजुकेशन है, जो शिक्षा इसका पार्ट है, इसमें आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र हैं। जिसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सोर्सेज थी, ये वैदिक साहित्य की सोर्सेज, जहाँ पे ऋग्वैदिक साहित्य को हमने पढ़ा, कि ऋग्वैदिक साहित्य में वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, और वैसे ही उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग और उपवेद, जो वेदों को ऑपरेट करने के लिए, वेदों को समझने के लिए, अगर टोटली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इसमें आई है, वेदों को समझने के लिए ही बनाई गई। क्योंकि वेद
प्रॉपर संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तो उन्हें समझने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि सारी चीज़ें हैं। अब बात की जाए पहले वेद की, ऋग्वेद की बात की जाए, तो अगर बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। जो देवताओं की स्तुति यानी पूजा पाठ के लिए जो मंत्र थे, उनका एक संकलन किया गया, साथ में रखा गया, तो वो मंत्र सारे इसमें लिखे गए। इनकी रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई। सप्त सिंधु क्षेत्र जो मैंने बताया था कि 7 जो नदियाँ थी, जो सिंधु 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 हो गई, रावी हो गई, सतलुज हो गई, सरस्वती नदी हो गई, जिसको घग्गर कहा जाता है, तो ये सारी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ये डेवलप हुई है, जो कि लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही जो क्षेत्र हैं उसके आसपास में ही इनकी क्या हुई है, रचना की गई है। इनके संकलनकर्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वापायन, या जिनका उपनाम वेदव्यास जी है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 10 पार्ट्स हैं, वो 1028 सूक्त हैं, इसमें 10,028 सूक्त हैं, और 10,462 यानी 10,462 मंत्र हैं, जिन्हें ऋचा या श्लोक कहा जाता है। तो टोटल श्लोकों की जो संख्या है ऋग्वेद में, वो 10,462 है। 1028 सूक्त हैं, सूक्त यानी प्रॉपर जो मंत्र लिखे गए हैं देवताओं के लिए या अलग अलग लोगों के लिए, वो हैं। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। ऋग्वेद को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहला है साकल, 10 मंडल और 1017 सूक्त, जो 1028 में से 1017 सूक्त यहाँ पर आ गए, 117। बाल खिल्ले जिसमें 11 सूक्त, और वाष्कल जिसमें 56 मंत्र हैं, 56 मंत्र हैं। तो ऐसे इनको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें साकल, बाल खिल्ले और वाष्कल है। अगर देखा जाए मंडलों में, तो ऋग्वेद के 10 मंडलों में से दूसरा, सेकंड वाला जो मंडल है, जो पार्ट है, से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन माने जाता है। सबसे पुराने जो हैं ये सेकंड मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। और इसमें जो पहला मंडल है और 8वां, 9वां और 10वां, ये सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। और जो पुरुष सूक्त है, जो जिसमें पहली बार जिसमें जातिगत बात की गई, जिसमें जातियों में बांटा गया, वो 10वें मंडल में है। और ये 2 से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। अगर बात की जाए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की, तो इसे ऑपरेट करने के लिए जिन ब्राह्मण ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता है, वो हैं ऐतरीय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो ये आयुर्वेद है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे घग्गर आज वर्तमान टाइम पे घग्गर नदी कहा जाता है। ये सरस्वती नदी थी। इसे नदीतम या नदियों में सबसे उत्तम कहा गया है। अगर बात की जाए ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, तो अगर बात की जाए ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला है, तो 3 बार मिला है। गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है, जो सबसे आखिरी मंडल है, जो लास्ट में जोड़ा गया, उसमें गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है, 250 टाइम्स। तो इंद्र जो हैं उनका सबसे ज़्यादा जो नाम सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में आया है, तो वो इंद्र का सबसे ज़्यादा नाम आया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अग्नि का वर्णन 200 टाइम्स हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, असतो माँ सदगमय, आपने सुना होगा असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतंगमय। तो ये जो कोटेशन है, ये ऋग्वेद से ही ली गई है। ऋग्वेद में दस्तु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। दस्तु हत्या, ऋग्वेद में दस्तु हत्या का शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, पर जिसका अर्थ दास हत्या से नहीं है। तो दस्तु हत्या एक वर्ड है जो वहाँ पे बार बार मिलता है। अगर बात की जाए किसका नाम कितनी टाइम आया है, तो इसमें पिता का जो उल्लेख है, फादर का, ये 335 टाइम्स आया है। जन का जो नाम आया है पूरे ऋग्वेद में 275 टाइम्स आया है। और प्रॉपर जो किसी देवता का नाम आया तो वो 250 टाइम्स आया है। जन का मतलब वहाँ पे जो एक प्रॉपर जो एरिया होता था उसे जन कहा जाता था। माता का जो उल्लेख आया 234 टाइम्स। घोड़े का जो अश्व का जो आया है वो 250 टाइम्स। अग्नि का जो उल्लेख आया है वो 200 टाइम्स। गौ यानी गाय का 176 टाइम्स। गाय को अघन्या कहा जाता था, इसे गाय को अघन्या ऋग्वेद में कहा गया। विष यानी बैल का 170 टाइम। सोम देवता का 144 टाइम्स। विदत का 122 टाइम्स। विष्णु का 100 टाइम्स। तो ऐसे ऐसे काफ़ी जो नेम्स आए हैं, आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी नेम्स जो आए हैं, ये अलग अलग समय यहाँ पर ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। अब बात की जाए नेक्स्ट स्लाइड की, तो बात करते हैं सामवेद की।
अगर दूसरे वेद की बात की जाए तो दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का अर्थ गाने से है, सामवेद जो है इसका अर्थ गाने से है। तो ये वेद गाने से रिलेटेड है, जहाँ पे गाना, ये पूरा गाए जाने वाला वेद है। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। अगर देखा जाए सामवेद का उपवेद तो ये गंधर्व वेद है। सामवेद की 3 शाखाएं, 3 पार्ट में से डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट कौथुम, दूसरा पार्ट राणायनिक, थर्ड पार्ट जैमिनीय है। सामवेद की कौथुम शाखा प्रचलित है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी जो शाखा है, ब्रांच है, वो कौथुम है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण, षडविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। तो ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे इसको ऑपरेट किया जाता था। सामवेद का ऋत्विक, जो सामवेद को जो पढ़ता था, ऋत्विक मीन्स होता है पढ़ने वाला, इसे उद्गाता कहा जाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वरमान करना था। तो ये स्वरमान करता था ऋचाओं को। अगर बात की जाए थर्ड वेद, तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा गया? यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से होता है। इसमें यज्ञ से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। तो ये पूरा जो वेद था, ये यजुर्वेद से, ये यज्ञ से रिलेटेड था। तो यजुर्वेद में यज्ञ में यज्ञ बलि, यज्ञ कैसे किया जाए, इसका क्या फल होगा, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में लिखी गई हैं। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। इसको ऐसे टाइप में भी लिखा गया और साथ साथ में इसे पद्य यानी पद्य में भी लिखा गया है, यानी पोइट्री फॉर्म में भी लिखा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको शुक्ल यजुर्वेद सबसे ज़्यादा फेमस है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। अगर देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय ब्राह्मण है। अगर बात की जाए यजुर्वेद का उपवेद, तो इसका उपवेद जो होगा वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद में पहली बार हाथियों को पालने का उल्लेख है। तो पहली बार जो कि हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हाथियों का जिक्र नहीं किया गया है और हाथियों को पालने का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले जो जिक्र जो मिला है, सबसे पहले जो बात मिली है कि कहाँ पे हाथियों को पाला गया, एलिफेंट्स को पाला गया, तो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के ऋत्विक, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु, अगर देखा जाए तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो होता था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। और ऋग्वेद में ही, यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, रामायण या महाभारत में राजसूय यज्ञ सुना होगा। तो ये वहीं से ही उसी समय का कॉन्सेप्ट लिया गया है यजुर्वेद। अब बात की जाए अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो अथर्वा ऋषि कोई रहे होंगे जिन्होंने इसका संकलन या इसमें काम किया होगा, तो इसे अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, जिसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठान का वर्णन नहीं है, इसमें याज्ञिक अनुष्ठान, इसमें कोई यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन नहीं है। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्र हैं। तो देखा जाए तो इसमें जो वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, जितनी सारी सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, और औषधियाँ, इसमें मेडिसिन से रिलेटेड जितना सारा वर्णन है वो सारा वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। अगर देखा जाए इसका उपवेद तो शिल्प वेद है। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में, मगध जो आप आगे पढ़ेंगे अभी कैसे मगध का उत्कर्ष होता है, और क्योंकि अथर्ववेद जो है 600 BC के आसपास में, तब तक वहाँ पे ये जो क्लैंस थे ये बनने स्टार्ट हो चुके थे। ये जो आर्यास थे ये अपने अपने क्लैंस में, जो हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गया था। तो इसमें रोग फैलने की कामना की गई, यहाँ की रोग फैल जाए। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। जो कुरु हैं, जो कि भरत एक ट्राइब थी और पुरु एक ट्राइब थी, उन दोनों को मिलकर, एक थी भरत और दूसरी थी कुरु, तो इन दोनों को मिलने के बाद जो ट्राइब बने हैं उसे कुरु कहा गया है। जो आपने सुना होगा कुरु यानी कौरव, कुरु जो महाभारत में जिनका जिक्र आता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था।
जैसे कि हम सब पढ़ रहे हैं कि हम सारे वेदों को उच्चारण कोई करता था, पढ़ता था इन्हें, तो इसे पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो कुछ ये एक कमेटियां जो बनती थी यहाँ पर, तो इनको दो भागों में, जनरली ये तो 4 या 5 प्रकार की होती थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो सभा और समिति थी। इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब बात की जाए ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। तो इसका भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गंधार, यानी ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान से लेकर और तुर्बस यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये बिहार तक पूरा फैला है, और साउथ इंडिया में एमपी तक, ये पूरा, ये इतने एरिया में ये पूरे आर्याज फैले हैं। तो ये ऑल ओवर द इंडिया है। तो इसमें देखा जाए कि माउंट कैलाश यहाँ तक भी फैला। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो आर्याज थे वो अलग अलग 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। द्रुह, अनु, पुरु, यदु और तुर्वुस, इनमें डिवाइड हो गए थे। और जो कि देख सकते हैं आप कि ये पूरी, और इस वाले एरिया को, जो पूरा ये वाला एरिया है, सिंधु वाला जो एरिया है, अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है इसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। और ये क्योंकि इसमें गंगा, यमुना, सिंधु, सारी जो रिवर्स हैं सारी यहाँ पे फ्लो हो रही हैं, तो इसी एरिया को सप्त सैंधव क्षेत्र का। और इसी एरिया में सबसे पहले, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे डेवलप हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुई थी, और यहीं पे आर्य आए, और यहीं पे उन्हीं के साथ होते होते कुछ लोग तो इधर इधर ऑल ओवर द इंडिया में स्प्रेड होते गए। कुछ लोग आर्यों के साथ फैमिली रिलेशन, जैसे मैंने बताया था, फैमिली रिलेशन बनाया और पूरे ऑल ओवर द इंडिया में स्प्रेड होते गए। तो प्राचीन आर्य लोग सब सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। तो सब सिंधु, जो मैंने आपको बताया, सब सिंधु नाम का क्षेत्र ये वाला सब सिंधु का नाम का क्षेत्र था, जो यहाँ पर साउथ एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर, साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ यमुना तक, तो पूरा यमुना गंगा तक क्षेत्र तक फैला हुआ था। ऑल ओवर द इंडिया की बात हो रही है। 7 नदियों में सिंधु, फर्स्ट रिवर थी सिंधु। इनमें अगर बात की जाए तो फर्स्ट रिवर थी सिंधु। सिंधु, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी, चिनाब, जिसका इनके सबको पुराना नाम है, सिंधु है, और वितस्ता यानी झेलम को वितस्ता कहा जाता था। अस्किनी चिनाब का पुराना नाम था। परुषणी रावी नदी का पुराना नाम था। विपाशा व्यास नदी का पुराना नाम था। शुतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम था। और सरस्वती घग्गर नदी का पुराना नाम था। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि चिनाब का ऋग्वैदिक काल में चिनाब का नाम क्या था, तो ये अस्किनी नाम था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली यहाँ पे परुषणी नाम की नदी आती है, रावी नदी का जो एक या दो बार क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वही एरिया है जिसे सब सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में इस पूरे क्षेत्र को, ये पूरा जो एरिया है, इसे पंचजन क्षेत्र कहा जाता था। पंचजन क्षेत्र कहा जाता था। ओके ना, परंपरा के अनुसार आर्यों में 5 कबीले थे पंचजन, जिनको पंचजन कहा जाता था। लेकिन उनके अलावा और भी जन रहे होंगे, इनके अलावा और भी थे, ये आपस में लड़ते थे। कभी कभी इसके लिए आर्योत्तर लोगों का सहारा भी लेते। जो आर्य हैं, आर्यों से अलग हैं, जो आर्य नहीं हैं, उनका सहारा भी लेते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे किंगडम बनेगा तो उसको जीतने के लिए आपस में लड़ाइयाँ भी तो होंगी। तो वो सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, इनके बीच में आपस में फाइट होती रहती थी, टकराव होते रहता था। तो जनरली ये 5 भागों में बांटा गया था, जिसे पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रित्सु, अगर बात की जाए भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे सबसे पहले। तो भरत थे और त्रित्सु ये आर्यों के शासक वंश थे सबसे पहले, जो इन्होंने वंश बनाए थे। बाद में आगे चलकर इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इसकी एक अलग स्टोरी भी है कि महाराजा भरत भी थे कुरुवंश के, उनके नाम पर भरत पड़ा है। और एक स्टोरी ये भी है कि एक ट्राइब थी यहाँ पर भरत, उसके नाम पर भी यहाँ का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जो आर्यों की ट्राइब थी। दशराज्य युद्ध जो है, इसका जिक्र मिलता है, ये सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जो परुषणी रावी नदी के किनारे पर हुआ था। भरत और पुरु दोनों मिलकर कुरु बने। जो मैंने बताया कि भरत एक ट्राइब थी और पुरु दोनों मिलकर एक कुरु बने। ऋग्वैदिक समाज साधारण और सामंतवादी समाज था। तो ये जो समाज था साधारण और सामंतवादी, जिसमें एक पर्टिकुलर आदमी कंट्रोल करता था पूरे को, जैसे जनपति कहा जाता था या राजा कहा जाता, राजन कहा जाता था। जैसे जो जन को कंट्रोल करता था, जन यानी जो प्रॉपर स्टेट होगा, जो उसके अंडर में होगा, उसको कंट्रोल करता उसे राजन कहा जाता था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो बिजनेस करता था वो जन्म पर आधारित नहीं थे।
अगर देखा जाए इसका राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन में पहले कुल या परिवार होता था, उसके बाद कुलों या परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था, उसके बाद ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था। विश्व जिसे विश्व जिसका जो चीफ होता था विश्वपति होता था, ग्राम का ग्रामणी होता था, और उन्हीं विषयों को मिलाकर एक जन बनता था जिसका जो चीफ होता था वो राजा या राजन कहलाता था। अब बात की जाए कुल्य परिवार की, तो कुल्य परिवार में एक रक्त समूह के सदस्य होते थे। ये सबसे छोटी इकाई है उस टाइम की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो संगठन है उसकी सबसे छोटी इकाई ये है। ग्राम की देखा जाए तो अनेक परिवारों का समूह था। कई ग्रामों के समूह को विश्व कहा जाता था जिसका चीफ विश्वपति होता था, और अनेक विषयों को मिलाकर जन बनता था जिसमें लगभग 100 सदस्य होते थे, 100 विषयों को मिलाकर। तो ये इसका जो चीफ होता था वो राजन कहलाता था। तो आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल की राज्य व्यवस्था। अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल की राज्य व्यवस्था, तो इस टाइम की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था ये कैसा था। अगर बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम तो कैसा था। तो अगर बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम की, आर्यों के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो सामाजिक इकाई जन थी। अगर देखा जाए तो इनकी सामाजिक इकाई जन थी। इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था। एक नेता होता था जिसे राजन कहते, जो कि मैंने बताया कि जन होता था, काफ़ी विषयों को मिलाकर, काफ़ी गाँवों को मिलाकर एक विश्व बनता था। काफ़ी गाँवों को, विलेज को मिलाकर एक क्या बनता था, विश्व बनता था, और उन काफ़ी विषयों को मिलाकर एक जन बनता था। और उसका जो चीफ होता था वो राजन यानी राजा कहलाता, जो वर्तमान टाइम में इसे राजा कहता है। अब बात की जाए जनजातीय संस्थाएं, जिन्हें सभा, समिति, विदित, गण और परिषद कहते थे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि उस टाइम काफ़ी समितियां बनी हुई थी, लोग कमेटियां बनाते थे, साथ में मिलकर कमेटी बनाते थे और विचार विमर्श करते थे। तो उन सब को क्या कहा जाता है, उन सब को विचार विमर्श जहाँ पे किया करते थे उन्हें सभा, समिति, विदित, गण और परिषद कहते थे। जैसे कि आज भी परिषद बनती हैं, आज भी सभाएं होती हैं, समितियां बनती हैं। तो इस प्रकार की समितियां भी तात्कालिक समाज में ऋग्वैदिक टाइम पे 1500 से लेकर 1000 और 600 बीसी के बीच में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस संस्कृति का जो इंडिया पर, जो आज की संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव है, आज के समाज पर जो प्रभाव है वो वैदिक कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और कहीं ना कहीं आज भी देख सकते हैं तो वैदिक कल्चर, आज भी हम वैदिक कल्चर में ही चल रहे हैं और वैदिक कल्चर को अपना रखा है भारतीय संस्कृति के पर्सपेक्टिव में। महिलाएं भी इन सभाओं में भाग ले सकती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे विमेंस जो थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा और समिति में। इस समय 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ प्रचलित थे तथा 16 संस्कार प्रचलित थे। तो यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ किया जाता था, जहाँ पे ब्रह्म यज्ञ होता था, पितृ यज्ञ पितरों को यज्ञ किया जाता था पितरों के लिए, मनुष्य यज्ञ किया जाता, देव यज्ञ किया जाता, भूत यज्ञ किया जाता था, जो तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें जिनमें वेदों को ऑपरेट किया जाता, वेदों की सहायता से मंत्रोच्चारण किया जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो ऋग्वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो थैंक यू। ये था आज का हमारा ऋग्वैदिक काल, जहाँ पे आपने समझा ऋग्वैदिक काल का फाउंडेशन क्या थी, कैसे ऋग्वैदिक काल डेवलप हुए, कैसे आर्याज यहाँ पे आए, कैसा तात्कालिक समाज था, सोसाइटी कैसी थी, और उस टाइम के लोग कैसे रहते थे। तो ये आपने इस चीज़ में, इस वाले सेक्शन में समझा। और नेक्स्ट सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि उत्तर वैदिक काल का कल्चर कैसा था, उत्तर वैदिक काल में कैसे डेवलप होने लगे थे, कैसे टाइम 1000 बीसी के बाद जब यहाँ पे आयरन की खोज हुई, तो आयरन की खोज के बाद कैसे चीज़ें बदलने लग गई थी, कैसे ये छोटे छोटे जो ये जन थे बड़े बड़े बढ़ते हुए जनपद बने, और कैसे 16 महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ। तो यही जन जो आगे चलते चलते ये जन बने, जो जहाँ पे 5 पंचविश्व बनते बनते ये आगे चलकर ये 16 महाजनपद बनते हैं। और 16 महाजनपदों में से एक होता है मगध। और कैसे मगध का उत्कर्ष होता है ये 600 बीसी के आसपास में। और कैसे उस टाइम के लोग रिलीजन, जो हम पढ़ेंगे 62 रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो फले फूले और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ। उनमें से केवल 2 बचे जिनमें बौद्धिज्म और जैनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन कैसे आया, कैसे रहनसा पीरियड चला, हम 600 बीसी के आसपास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड पे आएगी, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद नौटियाल जी। नमस्कार, थैंक यू।